जय हिंद प्यारे साथियों, मैं करुणेश सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रयत्न विद करुणेश पे। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कुछ ना करें तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमको दिन पे दिन अच्छा बनाएगी। आपकी अच्छे कमेंट हमको सहयोग करेंगे, बुरे कमेंट भी हमको सहयोग करेंगे, हम अच्छा कर पाएंगे आप लोगों के कमेंट की मदद से। तो आज हम लोग कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे पॉलिटी में संविधान सभा के विषय में, संविधान कैसे बना था। और कुछ समितियां थी संविधान में, तो कुल 17 समितियां थी, लेकिन उसमें से कुछ समिति हम देखे थे प्रमुख जो थी, उसके अध्यक्ष कौन थे। उसके बाद से हम लोग भाग 1 देखे थे, भाग 1 क्या है संविधान का। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 2। भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 जो है मुख्य तौर पे आधारित है नागरिकता के संबंध में। भाग 2 में नागरिकता का सभी प्रावधान भाग 2 में दिया गया है संविधान के, और इसी में बताया गया है कि हमें नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है या नागरिकता हमसे किस प्रकार से छीनी जा सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता है। तो हम बताएं आपको सबसे पहले कि हम आप लोगों को जब भाग 1 पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अविनाशी संघ है भारत, जो है राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका मतलब कि राज्य स्वतंत्र नहीं होंगे अपने आप को एक अलग देश बनाने के लिए। लेकिन आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि वो विनाशी संघ है। अमेरिका राज्यों का विनाशी संघ है। वहां के राज्य चाहे तो अपने स्वतंत्रता, अपने स्वेच्छा के अनुसार अपने आप को एक देश घोषित कर दें, लेकिन यहाँ ऐसी सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे नागरिकता भी एकल ही होगी। अगर संघात्मक व्यवस्था है तो नागरिकता एकल होगी। एज द सेम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में नागरिकता किस प्रकार की है, एकल नागरिकता है या द्वैध नागरिकता है। आप देखेंगे अमेरिका में आपको एक तो पहले संघ की नागरिकता लेनी पड़ेगी, हमें यूएसए की। उसके बाद से आप जिस भी राज्य में रह रहे हो, वहाँ के जिस भी शहर में रह रहे हो, जैसे अपने यहाँ उत्तर प्रदेश है या बिहार है, इस तरह के वहाँ के जिस भी राज्य में आप रह रहे हो, दूसरी नागरिकता वहाँ की लेनी पड़ेगी। तो दोहरी नागरिकता अमेरिका या जिस भी फेडरल कंट्री में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे वहाँ एकल नागरिकता है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे नागरिकता किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नागरिकता जो हमको मिलती है किस मंत्रालय, हमको कौन सी मंत्रालय देती है? तो ये मंत्रालय होती है जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है नागरिकता। और नागरिकता जो है केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को मिलती है। प्राकृतिक व्यक्ति, अब आप ये सोच रहे होंगे प्राकृतिक व्यक्ति अप्राकृतिक व्यक्ति ये क्या होता है, तो आपको बता दें कि जब कभी कोई बड़ी कंपनी होती है और कंपनी के नाम से आप जाएंगे तो बैंक में अकाउंट आपके नाम से नहीं खुलेगा, कंपनी के नाम से खुलेगा। तो बाद में कोई ये दावा नहीं करते कि मेरे कंपनी के नाम से अकाउंट है, मेरे कंपनी को भी नागरिकता दो। तो ये इन सारी चीजों को सोच करके जो है संविधान सभा के सदस्यों ने बड़ी बारीकियों के साथ नागरिकता के प्रावधान को जो है प्रस्तुत किया है। तो उन्होंने बताया कि प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी भारत की, न कि अप्राकृतिक व्यक्ति को। और ये नागरिकता अधिनियम जो था नियमित किया गया था 1955 में। आप लोग देखेंगे पूछ लिया जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन है जैसे नागरिकता अधिनियम कब आया या कब लागू किया गया, तो 1955 नागरिकता अधिनियम आया। और आप लोग एक चीज और ख्याल करिएगा, जैसे पिछली क्लास में हम आप लोगों को शायद बताए थे राज्य पुनर्गठन आयोग। ये राज्य पुनर्गठन आयोग या हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू विवाह अधिनियम, या फिर ये नागरिकता अधिनियम, जो भी अधिनियम आपसे पूछे जाएंगे, अधिकतर लोग यही करते हैं कि 1947 में देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950, डेट याद होगा पिछली क्लास में बताए थे, 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ। तो अगर हमसे पूछ लिया गया कि नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ या कब आया, तो अधिकतर लोग यही गेस करते हैं कि 1950 में संविधान आया, 1951 में आया होगा या इसी के लगभग या करीब आया होगा। वो गलत हो जाता है। अगर आप लोगों को कुछ नहीं याद आ रहा है तो आप लोग 55 और 56 देखिएगा। आयोग और गठन, जैसे प्रमुख आयोग और गठन जो है राज्य पुनर्गठन आयोग या नागरिकता अधिनियम या हिंदू मैरिज एक्ट, ऐसे करके कुछ प्रमुख अधिनियम है। एक क्लास हम आप लोगों को उसी के ऊपर ले लेंगे। तो ये आप लोग 1955 और 56 पे टिक करिएगा अगर आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा होगा तो, और याद आ रहा है तो मच बेटर है। इसी तरह आप लोग जो है
आगे देखेंगे ये एक तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और सीएए यानी नागरिकता जो है अधिनियम, ये 1955 में आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको कहते हैं सीएए। सीएए करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जानते रहिएगा आप लोग, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीएए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये जो है 1955 में भारत में आया, और ये पहले तो बिल बनता है, उसके बाद से एक्ट होता है। सभी चीज़ों को हम आप लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों को देना है। हॉरिजॉन्टल हम पढ़ के चलेंगे, वर्टिकल नहीं जाएंगे, ऐसे मतलब वर्टिकल पढ़ के चलेंगे, हॉरिजॉन्टल नहीं जाएंगे। अभी हॉरिजॉन्टल जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद से एक सीरीज चलेगी 1-1.5 महीने की, बस पॉलिटी की। तो ये क्लास जो आप लोगों की एक दिन में हो जा रही है खत्म, संविधान सभा या फिर भागे, तो ये क्लास 3-4 दिन की होगी, जो पिछली क्लास हम एक दिन में ली है। तो ऐसे 3-4 क्लास आप लोगों को लेना पड़ेगा, और चीजें सब एकदम स्पष्ट हो जाएंगी आप लोगों को। ये नागरिकता जो है, भारत में 5 तरह से नागरिकता मिलती है, और 3 तरह से नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, 5 तरह से नागरिकता मिलेगी और 3 तरह से नागरिकता रद्द होगी। और अभी हाल ही में सीएए ये संशोधन होता है, तो सीएए के नाम से ही होता है। सीएए में पिछली बार संशोधन हुआ था 2019 में हुआ था, तो इस पे काफी विवाद था 2019 में जब हुआ था सीएए पे। पता किसी को नहीं था, बस ऐसे था कि मतलब चलो अपने मुल्क के लिए, अपने सारी मुल्क तो सबका एक ही है, अपने कुछ हमजोली जो होते हैं अपने बिरादरी के लिए कुछ लड़ें, अपने बिरादरी के पक्ष में लड़ें। तो ऐसी कुछ स्थिति आ गई थी, जानते कोई कुछ नहीं थे। 2019 का जो आया था सीएए, उसमें ये कहा गया था कि 6 जातियों को छोड़ के, 6 धर्म, सॉरी जाति नहीं धर्म, 6 धर्म के लोगों को छोड़ करके, उसमें मुस्लिम नहीं थे, वो 6 धर्म के लोग कौन कौन से थे? इन 6 धर्मों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई, इन 6 धर्मों के लोगों को छोड़ करके अन्य कोई भी धर्म के लोग भारत की नागरिकता नहीं ग्रहण करेंगे। 31 दिसंबर 2000 पहले ये लोग आए हैं, तो ये लोग नागरिकता ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इसमें मुस्लिम को नहीं इंक्लूड किया गया। अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले ये लोग भारत में आए हैं, तो इनको भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन सभी देशों के नहीं, मात्र 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों से अगर ये लोग आए हैं भारत में, तो इनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी या ईसाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हैं, तो इनको नागरिकता मिलेगी भारत की। लेकिन अगर मुस्लिम कोई आया है, तो इनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। अब थोड़ी डाइवर्सिटी मुस्लिमों के साथ आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, इनके साथ विविधता की जा रही है, इनके साथ जो है अन्याय किया जा रहा है, लेकिन अन्याय कुछ नहीं किया जा रहा। जब 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ था, तो इसी आधार पे देश का बंटवारा हुआ था कि मुस्लिम लीग बोली हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। तो अगर मुस्लिम लीग अगर सभी मुस्लिमों को लेकर के एक पाकिस्तान बना लें, तो फिर जो है भोजपुरी में कहावत होती है, जेकरे खातिर अलगे भईनी उहे पड़ल बखरा। मतलब जिसके लिए अलग हुए वही हमारे हिस्से में आ रहा है। पाकिस्तान जो है मुस्लिमों के आधार पे ही तो एक अलग कंट्री बना था, तो पाकिस्तानी फिर आके हिंदुस्तान में रहने लगे, फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ये प्रोविजन लाया गया था सीए 2019। और ये सीएए 2019 जो है 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षरित किया था, उसी दिन से लागू हुआ था। 11 दिसंबर 2019 को
संसद ने इसे पास किया था और राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया था हस्ताक्षर के लिए, और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति महोदय ने इसे हस्ताक्षरित कर दिया था। तो 12 दिसंबर 2019 से ये काम करने लगा। अब इसके बाद से आर्टिकल 5 हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 11, यही दो आर्टिकल इसमें महत्वपूर्ण है और सारे आर्टिकलों से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। जब आगे हम लोग सीरीज करेंगे पॉलिटी की तब उसमें हम देख लेंगे इसको। आर्टिकल 5 ये कहता है किसी बाहरी भूभाग को बाहर भारत में सम्मिलित करने के संबंध में, यानी जैसे सिक्किम भारत में जुड़ा था, सिक्किम के अलावा अगर कल को बांग्लादेश कहता है कि नहीं हम खतरे में हैं, हमको आप जो है भारत में मिला लीजिए, हम भी भारत से ही जुड़ के रहेंगे, तो बांग्लादेश में रहने वाले सभी नागरिक वो भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त कर लेंगे। आर्टिकल 5 ये कहता है कि बाहरी भूभाग जो है, किसी बाहरी भूभाग को भारत में सम्मिलित करने पे उस भूभाग के नागरिक को भारतीय नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। और आर्टिकल 11 ये कहता है कि नागरिकता के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का एकमात्र अधिकार संसद को है। नागरिकता के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का एकमात्र अधिकार संसद को है, ये आर्टिकल 11 कहता है। और आर्टिकल 5 ये कहता है कि बाहरी भूभाग को भारत में सम्मिलित करने पे उस भूभाग के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। अदरवाइज आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10 इन सबसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो पढ़ के कोई फायदा है नहीं। झूठ मूठ का समय कम है और तैयारी बहुत करनी है, तो चीज़ों को देखते चलेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट होगी उसको नोट डाउन करते चलेंगे। आप लोग सभी लोग इसको पेन पेपर लेके नोट करते चलिएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से पूछेगा, ये नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं आप कहानी सुन रहे हैं, तो कहानी सुनने से काम तो अभी तत्काल बन जाएगा, सब चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी लेकिन फिर भूल जाएंगे। आप नोट डाउन किए रहेंगे तो 5 मिनट मात्र उसको पढ़ेंगे, सारी चीज़ें फिर से आपके दिमाग में नहीं हो जाएंगी। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं भाग 3। भाग 3 देखते हैं। ये भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। भाग 3 इस भाग को कहते हैं मौलिक अधिकार। ये समझ लीजिए कि भाग 3 से अगर आपके सिलेबस में, आपके परीक्षा में अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कोई क्वेश्चन भाग 3 से नहीं आया, मौलिक अधिकार से कोई क्वेश्चन नहीं आया, तब भी आप लोगों को इससे जो है 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और अच्छा खासा मिल गया तो 4-5 भी हो सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट भाग है यह संविधान का। यही नहीं, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बिना पूछे जो है एग्जामिनर को ये लगता है कि ये पेपर खाली खाली है, इसमें कुछ हमने पूछा ही नहीं है। तो मौलिक अधिकार आज ही नहीं, आपको आजीवन काम देगा, आपके व्यवहारिक जीवन में भी हमेशा ये काम देगा। तो मौलिक अधिकार थोड़ा देखेंगे हम लोग, शॉर्ट में देखेंगे, समझते हुए देखेंगे। भाग 3 मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो ये सबसे पहले देखेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या, क्यों है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार है क्यों, ये देखने के लिए हम लोग जानेंगे विकास के लिए जरूरी है। कैसे विकास के लिए? सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक विकास, धार्मिक विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता आता है, समानता आता है। हमको स्वतंत्रता नहीं रहेगा, समानता नहीं रहेगा तो हम विकास कैसे करेंगे। हमको अगर स्वतंत्रता नहीं है फैक्ट्री लगाने का, हमको स्वतंत्रता नहीं रहेगी पढ़ने का, तो हम पढ़ेंगे कैसे या फैक्ट्री कैसे लगाएंगे, विकास कैसे करेंगे। इसलिए मौलिक अधिकार किसी भी देश के आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक विकास के लिए आवश्यक तत्व है मौलिक अधिकार। राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करता है। ये राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आजादी को सुनिश्चित करता है मौलिक अधिकार। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी देखिएगा मौलिक अधिकार के संबंध में द सेम क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा, ये भाग 3 को कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द आप लोगों को याद आ रहा होगा अगर आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे अच्छे से। तो ये इंग्लैंड में जब
सबसे पहले आया था इंग्लैंड के राजा लुई 16वां, अगर हम भूल नहीं रहे हैं तो। उनके खिलाफ जो जनता ने स्ट्राइक किया था, तो वहाँ के कुछ नेताओं ने एक जो है अपने वहाँ जैसे संविधान है वैसे कुछ अधिकार पत्र जो है प्रेषित किए थे। उसी अधिकार पत्र को कहा गया था मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा आया कब था? 1215। हालांकि ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं भारत का मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड में आया था 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा, तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो है, यानी भाग 3 नहीं कह सकते, मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार या हम हमारे संविधान में किस संविधान से लिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अक्सर पूछ लेता है ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे एग्जामों में। तो ये यूएसए यानी अमेरिका, अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को जो है लिया, मौलिक अधिकार की अवधारणा को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को नहीं लिया गया है, मौलिक अधिकार की अवधारणा को लिया गया है कि हमारे वहाँ भी ऐसी कुछ स्वतंत्रता दी जाएगी, ऐसे अधिकार दिए जाएंगे नागरिकों को। तो ये अमेरिका के संविधान से इसकी अवधारणा ली गई है। और मौलिक अधिकार असीमित नहीं होते हैं, सीमित होते हैं, ये जानिएगा। मौलिक अधिकार असीमित नहीं होते हैं, सीमित होते हैं। और अस्थायी भी नहीं होते हैं, अस्थायी होते हैं, कभी भी भंग किए जा सकते हैं। कभी भी का मतलब ये नहीं कि जब हमारा मन किया, प्रधानमंत्री महोदय का मन किया, राष्ट्रपति महोदय से कहा कि आपातकाल घोषित कर दो, मौलिक अधिकार खत्म कर दिया जाए, ऐसे नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ प्रावधान होने चाहिए, उसके लिए कुछ स्थिति होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार ना स्थिर है और ना ही सीमित है, स्थिर है और असीमित है। सॉरी, असीमित नहीं है, सीमित है और अस्थिर है। देखेंगे इसी के पक्ष में एक जो है वाक्य कहे थे सोमनाथ लाहिड़ी जी, लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो सभी अधिकारों को समाप्त करता है। सोमनाथ लाहिड़ी जी कहे थे, ये संविधान सभा के बाद विवाद के समय बोले थे, 29 अप्रैल 1947 संविधान सभा के बाद विवाद में इन्होंने कहा था कि प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध आता है और वो सभी अधिकारों को समाप्त कर देता है। ये ऐसा है भी, लेकिन अभी उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपकी जानकारी के लिए बताएंगे जब हम पढ़ेंगे आगे आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के बाद सीरीज, तो उसमें जानेंगे। सोमनाथ लाहिड़ी जी ने ये कहा था। ये वाक्य आप लोग अपने जानकारी के लिए याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप कभी नहीं बनेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में, या किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं बना है ऐसा क्वेश्चन। मौलिक अधिकार जो है आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, समाप्त किए जा सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21, इन दोनों को छोड़ करके सभी मौलिक अधिकार जो है, सभी अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, उनको निलंबित किया जा सकता है, यानी कुछ देर के लिए रोक दिया जा सकता है। जब तक आपातकाल लागू रहेगा, आपातकाल की स्थिति रहेगी, तब तक उनको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को नहीं। ये संविधान संशोधन था, 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 में ये चीज जोड़ी गई थी कि ये दोनों आर्टिकल जो है कभी भी निलंबित नहीं किए जाएंगे, चाहे आपातकाल की स्थिति हो चाहे कोई स्थिति हो। क्योंकि जब आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, अगर हम भूल नहीं रहे हैं तो 1975 ही था, तो उस टाइम इन दोनों आर्टिकलों में जो हमको अधिकार मिला था, उन अधिकारों का बहुत जो है शोषण हुआ था। तो उसके बाद से 1978 में जो है इन दोनों आर्टिकलों को जो है कभी भी निलंबित न किए जाने की निश्चय किया गया। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 12, मौलिक अधिकार का पहला आर्टिकल। तो आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 ये भी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य की परिभाषा। ये राज्य की परिभाषा बताता है आर्टिकल 12। राज्य की परिभाषा क्या है? संसद तथा विधानमंडल, ये राज्य के अंग होंगे, संसद तथा विधानमंडल।
उसके बाद से अधिकारी से चपरासी तक। ये सभी राज्य हैं। अधिकारी से चपरासी तक, आप किसी अगर चपरासी के पास जाते हैं तो वो भी राज्य है। अधिकारी कोई है, अगर कोई कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो अपने आप में वो राज्य है। राज्य की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है संविधान में कि राज्य जो है, उत्तर प्रदेश को राज्य कहते हैं, वो हम अपने सुविधा के लिए कह देते हैं स्टेट है, राज्य है, लेकिन राज्य की परिभाषा ऐसी कुछ नहीं दी गई। अधिकारी से चपरासी तक सभी लोग राज्य होते हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। ये राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है। और आर्टिकल 13 क्या कहता है ये देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 13 ये कहता है कि मूल अधिकार का अल्पीकरण करने वाली विधियां विधि शून्य होंगी। आर्टिकल 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां विधि शून्य होंगी। विधि शून्य क्या होता है कि वो विधि नहीं मानी जाएगी। मूल अधिकारों को जो भी ऐसा कोई भी कानून है जो मूल अधिकारों का हनन करे, तो ऐसा कानून जो है विधि शून्य होगा, उसको कानून नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 13 ये कहता है। इसीलिए जो है अनुच्छेद जब शुरुआत होता है तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसे मूल अधिकार जो चालू होता है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है, न कि आर्टिकल 12 या 13 से। तो कंफ्यूजन ज्यादा बनी रहती है कि आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है, क्या करने के लिए इन दोनों को यहाँ पे लाके रख दिया गया। तो जान लीजिए आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा बताता है, और आर्टिकल 13 ये कहता है कि मूल अधिकारों के अल्पीकरण के संबंध में कोई भी विधि शून्य होगी, उसको कानून नहीं माना जाएगा। तो मूल अधिकार जो है होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद से है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, और उसके बाद से है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार, के बाद से है सांस्कृतिक अधिकार, और अंतिम जो होता है वो संवैधानिक उपचारों के संबंध में। संवैधानिक उपचारों के संबंध में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो है आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। ये भी देख लीजिएगा, पूछ लेता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है, या स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक आता है। ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, क्योंकि बीए में तो अधिकतर पूछ ली जाती हैं। लो लेवल का उसमें फाइट होता है, बहुत हाई क्वालिटी के क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन एलएलबी में क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछा जाता है, क्योंकि एलएलबी वाले ग्रेजुएट होते हैं। तो ये जो है 14 से 18 होता है, आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। धार्मिक अधिकार जो होता है ये आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धार्मिक अधिकार। सांस्कृतिक अधिकार होता है ये 29 और 30, और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है आर्टिकल 32। आप अब देख रहे होंगे आर्टिकल 31 हमें कहाँ गायब हो गया, तो आर्टिकल 31 नहीं दिख रहा होगा आपको, हमें ई का हो गया। आर्टिकल 31 तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ गया भैया आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 जो है इसको मूल अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया था, यानी कानूनी अधिकार। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस अधिकार का हनन कर सकती है, राज्य अगर चाहे तो। ये जो है विधिक, ये संपत्ति की अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। ये आर्टिकल 31 था, इसको विधिक अधिकार बना दिया गया था।
अब लोग हम देखेंगे धीरे धीरे सारी चीज़ों को। आर्टिकल 13, 12 और 13 देख लिए हैं। आर्टिकल 14 से देखेंगे हम लोग। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 14 ये कहता है विधि के समान संरक्षण और विधियों का समान विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। ये जो विधि के समक्ष समानता है ये नकारात्मक होता है और विधियों का समान संरक्षण जो होता है ये सकारात्मक होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक ही आर्टिकल में दो चीजें कैसे हो सकती है, डिफर चीजें, तो हम बता रहे हैं। आर्टिकल 14 में जो विधि की समक्ष समानता ये कहता है कि विधि के यानी कानून के सामने सभी लोग समान हैं, कोई असमान नहीं है, कानून के सामने सभी लोग समान हैं। लेकिन विधियों का समान संरक्षण इसी में और जुड़ता है, विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण। ये जो है ये सकारात्मक होता है, ये नकारात्मक होता है। ये नकारात्मक क्यों होता है? क्योंकि कहता है कि कानून के सम्मुख सभी लोग जो है, कानून के सम्मुख सभी लोग जो है वो समान होंगे, चाहे राजा हो या रंक हो या फकीर हो, कोई भी हो, सभी लोग समान होंगे। लेकिन ये कहता है विधियों का समान संरक्षण। आप जो है सामान्य के साथ सामान्य व्यवहार कर सकते हैं, असामान्य के साथ असामान्य व्यवहार कर सकते, राज्य कर सकती है, हम आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विशेष छूट जो मिलता है आरक्षण वगैरह, तो ऐसी कुछ प्रावधान ये तो है नहीं। लेकिन ये आरक्षण का प्रावधान आर्टिकल 15 में है, लेकिन कुछ इसी तरह का है ये विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण ये कहता है कि विधियों के समान संरक्षण के अनुसार विशेष के साथ विशेष तथा सामान्य के साथ समान तथा असामान्य के साथ असामान्य व्यवहार किया जा सकता है। अभी हमने सोमनाथ लाहिड़ी जी का एक आप लोगों को वाक्य सुनाया था कि प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उस अधिकार को पूर्णतया समाप्त करती है। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो है समानता है, लेकिन यहाँ उसी समानता को खत्म कर दिया गया है। विधियों का समान संरक्षण की आप कर सकते हैं व्यवहार, सामान्य के साथ सामान्य व्यवहार कर सकते हैं और असामान्य के साथ असामान्य व्यवहार कर सकते हैं। देखेंगे आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 ये कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 6 चीजों का ये जो है वर्णन करता है। धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग। 5 चीज। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, इन 5 के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। अब जैसे कि कोई काला है तो उसको कह दिया है करिएवा, तो ये आप नहीं कह सकते। अगर कोई ट्रांसजेंडर है, आप उसको जो है कुछ उल्टा सीधा कह रहे हो, तो आपके खिलाफ जो है कोर्ट में या न्यायालय में या थाने पर ही FIR करवा सकता है। उसके लिए उसको अधिकार मिल रहा है कहाँ से? आर्टिकल 15 से। या कोई बिहार में पैदा हुआ, तो हमारे यहाँ तो अक्सर ये चलता है बिहारी है, ये तो यूपी वाला है, ये तो राजस्थान से है, रजवाड़ी में से है, तो ऐसी सारी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती हैं। ये कहता है आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका अधिकार जो हमको देता है आर्टिकल 15 देता है। अब आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 हमको ये कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी। लोक नियोजन, आर्टिकल 16 ये कहता है हमको कि लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता होगी, यानी रोजगार के अवसरों में सभी नागरिकों को समानता होगी, लेकिन राज्य को यह अधिकार होगा कि वह विशेष वर्गों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान कर सकेगा। रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान कर सकेगा। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अभी जाएंगे जब आगे, अब यहाँ से आप लोग जब
फॉर्म अप्लाई करेंगे नौकरी के लिए, चाहे वो फोर्थ लाइन का हुआ या यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर किसी कैटेगरी का हुआ, तो आप लोग देखेंगे कि जनरल वालों को अगर 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, ओबीसी वालों को 6 मिल रहे हैं, और एससी एसटी वालों को मिल रहा है कि अब मारते रहो जब तक आपकी उम्र नहीं खत्म होती है। ये यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूँ। अभी तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, और आगे वाला जो है, पहले जो था 4 अटेम्प्ट थे, 6 अटेम्प्ट ओबीसी के लिए, 4 अटेम्प्ट जनरल के लिए, और एससी एसटी था 21 साल से 32 साल की उम्र तक जितने अटेम्प्ट दे सको तुम। तो ये सारी चीजें जो आर्टिकल 16 हमको देता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन ये समानता की बात कर रहा है, लेकिन लोक नियोजन के विषय में। अब आर्टिकल 17 आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यों, ये पूछ भी सकता है आप लोगों से। आर्टिकल 17 और पूछा भी है 2021 में। अगर आप लोग देखेंगे बीए एलएलबी का जो है एंट्रेंस एग्जाम लखनऊ यूनिवर्सिटी का हो या गोरखपुर यूनिवर्सिटी का हो, तो 2019 में ये क्वेश्चन दोनों जगह पूछा था, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीए एलएलबी और बीए दोनों एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया था आर्टिकल 32। संवैधानिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा की, संविधान की कुंजी किसको कहा है, तो इस रूप में आर्टिकल 32 पूछ लिया था। लेकिन आर्टिकल 17 जो है ये दोनों यूनिवर्सिटियों में पूछा गया था। आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का उन्मूलन, जैसे छुआछूत जो होता है, छुआछूत जैसे प्रचलन हमारे यहाँ पे था कि ये हमारे शरीर में ना सटे, ये एससी का है, वो एसटी का है, ये हमारे शरीर में ना सटे, हमारे दरवाजे पे ना है। तो इन सभी चीजों का अंत जो किया गया वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये अधिकार देके किया गया। अब ये देखेंगे थोड़ा, अभी ये जो अधिनियम आया था अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम जो आया था ये 1955 में आया था, 1955 में आया था। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बीए एलएलबी में नहीं पूछेगा, एलएलबी में पूछ भी सकता है। ये अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम जो था ये 1955 में आया था। उसके बाद से इसको जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना गया था, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसी का नाम जो है अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम का नाम बदल करके रख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये काम किया गया 1976 में। 1976 में अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम का नाम बदल करके अस्पृश्यता अधिकार संरक्षण जो है अधिनियम करके हो गया 1976 में। आर्टिकल 18 देखेंगे, ये उपाधियों का अंत करता है। आर्टिकल 18 जो है ये उपाधियों का अंत करता है। जैसे पहले थे अरे आईएएस बन गए बाबू, अब तो आईएएस एकदम उपाधि ले लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब आप उपाधि नहीं ले सकते हो। उपाधि कब ले सकते हो, किन स्थितियों में ले सकते हो, जैसे कि अगर सेना और शिक्षा छोड़कर राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा। सेना से अगर आप हैं तो सेना में मिल जाता है उपाधि, शिक्षा के क्षेत्र में आपको उपाधि मिल जाता है, डॉक्टर साहब हो जाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में इंजीनियर हो जाते हैं। लेकिन ये तो एक डिग्री भी होती है, लेकिन उपाधि मिलती है। पीएचडी करने वालों को डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। ये डीआर होते हैं, ये डॉक्टर होते हैं, सॉरी एक ये डीआर होते हैं और शायद एक ये डीआर होते हैं। अब हमको कंफर्म नहीं हो रहा है, शायद ये स्मॉल रहता है या ये स्मॉल रहता है। लेकिन डॉक्टर जो मेडिकल वाले होते हैं उनके डीआर और इनके डीआर में अंतर होता है पीएचडी वालों के। तो शिक्षा में उपाधि आपको मिलती है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, हम कंफ्यूजन में हैं। सेना में आपको उपाधि मिलेगी। भारत के नागरिक किसी दूसरे देश से उपाधि नहीं लेंगे, ये प्रावधान है। ले भी सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति महोदय से पहले उनको अप्रूवल यानी अनुमोदन कराना होगा कि हमको ये देश उपाधि दे रहा है, हम उपाधि ले या ना लें। अगर राष्ट्रपति महोदय की सहमति है तो आप उपाधि लीजिए। अब आगे देखेंगे, ये आता है समानता का अधिकार, खत्म होता है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों की स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहली स्वतंत्रता क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19
वाक एवं अभिव्यक्ति यानी बोलने और अभिव्यक्ति कुछ भी एक्टिविटी करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 कहता है। आप लोग नोट करते रहिएगा, हम नोट करेंगे, वीडियो लंबा होगा और अधिक समय व्यर्थ करना यहाँ उचित नहीं होगा क्योंकि समय कम है, 1 महीने का समय है और आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम भी होने हैं, तो कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आप लोग पेन पेपर का अधिक यूज करिएगा, मेरे शब्दों पे अधिक ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 19 ये कहता है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति यानी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी होगी, बोलने और कोई भी एक्टिविटी करने की स्वतंत्रता। इसी में आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत। इसी में एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये जो है 2021 में पूछा गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो ये पूछा गया था LLB में, लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ये LLB के एंट्रेंस एग्जाम में, BA LLB के एंट्रेंस एग्जाम में और BA के एंट्रेंस एग्जाम में RTI को तीनों जगह पूछ लिया था। एक जगह पूछा था कि RTI लागू कब हुई थी, एक जगह पूछा था कि RTI किस आर्टिकल से संबंधित है, एक जगह पूछ लिया था तीनों में आर्टिकल ये RTI जो है एक जगह लागू हुआ पूछा था, एक जगह जो है डेट ये पूछा था कि मतलब किस अनुच्छेद से संबंधित है, और एक जगह जो है तारीख के साथ पूछा था किस तारीख को। तो यहाँ देखेंगे हम लोग 12 अक्टूबर, तीनों चीजों को देख लेंगे। 12 अक्टूबर 2005 आर्टिकल ये जो है 19 के अंतर्गत RTI आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो 12 अक्टूबर 2005 को ये लाया गया था और ये देख रहे हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत होता है। डेट और सन दोनों आप लोगों को पता हो गया है। अब चुप रहने का अधिकार, बोलने का तो अधिकार है लेकिन चुप रहने का भी अधिकार है कि हम नहीं बोलेंगे तो हमको कैसे बुलवा लोगे तुम, इसका भी अधिकार है। देखिएगा बारीकियों को देखिए संविधान सभा के सदस्यों की, हम नहीं बोलेंगे हमको कैसे बुलवा लोगे तुम, नहीं बोलेंगे तो हमारी इच्छा है, वो तो वाक की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन चुप रहने की भी स्वतंत्रता है। ये सारी चीजें देखिएगा। ध्वज फहराने, झंडा फहराने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है, झंडा फहराने का अधिकार। और सम्मेलन करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, देश में आवागमन का अधिकार, ये सब अधिकार आर्टिकल 19 देता है आप लोगों को। कोई भी व्यापार करने का अधिकार, ये सारे अधिकार आर्टिकल 19 आप लोगों को देता है। अब आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 ये कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब ये दोष सिद्धि क्या है? दोष सिद्धि मतलब ये कि आपको, आप किसी कोई अपराध किए तो भूत लाक्षी एक होता है कि हम अपराध, अगर इसमें जो है 3 सब क्लॉज होते हैं, सब क्लॉज वगैरह सब हम लोग पढ़ेंगे डीपली। इसमें आर्टिकल 20(1) होता है, 20(2) होता है, AB भी कर देते हैं, क भी हो जाता है, उससे आप लोग को कुछ परेशान ना होइएगा। ये रोमन में भी कर देगा तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। और एक 3 होता है। इसमें कहता है कि अगर कोई आदमी, अगर 8 जून समझ लीजिए, जून 2023 को कोई अपराध करता है और निर्णय इसको सुनाया जाता है 3 साल बाद, 3 साल बाद इसको निर्णय सुनाया जाता है और प्रावधान चेंज हो गया है कि नहीं, इस अपराध के लिए अब फांसी की सजा होगी। पहले सजा थी 3 साल की। जो अपराध 8 जून 2023 को मैंने, आपने, किसी ने भी किया है, 8 जून 2023 को जो है इस अपराध के लिए सजा 3 साल कैद की सजा थी। लेकिन 3 साल बाद जब निर्णय सुनाया जा रहा है तब उसी अपराध का सजा जो है हो गया उम्र कैद या ये फांसी की सजा हो गई है। तो 8 जून 2023 को जब हम अपराध किए थे, उस टाइम जो अपराध के लिए दंड दिया जा रहा था, वही दंड हमको जो है न्याय सुनाने के टाइम दिया जाएगा। ये नहीं कि जब न्याय सुनाया जा रहा है उस टाइम का दंड दिया जाएगा। ये पहला होता है। दूसरा इसमें जो आता है वो आता है दोहरे दंड से मुक्ति। ये नहीं कि एक ही गलती के लिए हमको 2 बार दंड दे दिया गया, चलो एक बार दंड पाए, फिर मन किया जज साहब को फिर से बुला लिए, नहीं तुम चोरी किए थे उस दिन, अभी तो 3 दिन काट के आए हो, चलो फिर से 3 दिन काटो।
तो ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं, एक अपराध के लिए आपको एक ही बार दंडित किया जाएगा। और तीसरा है स्वयं के विरुद्ध गवाही। ये जो भारतीय पुलिस है ना, पीटती बहुत है। ये जो है गधे से करवाती है, नहीं कहो तो हम घोड़ा है, पीट पीट के। तो ये कानून क्या कहता है कि आप जब आराम से, जब आप लोग को पुलिस पीटे, पुलिस के सामने आराम से आप लोग कह दीजिएगा हाँ कि हम ही चोर हैं, और जब कोर्ट में ले जाए गवाही के लिए तो कह दीजिए साहब बहुत मारा है हमको, बड़ी मार मारा है, और ये जबरदस्ती कमाना चाह रहा है हमको कि नहीं हम घोड़ा नहीं गधा है, या गधे नहीं घोड़े हैं, आप ही को चोर साबित करवाना चाह रहा है। तो ये स्वतंत्रता आपके पास है कि आपको गवाही के लिए कोई दबाव नहीं होगा। पुलिस रिमांड पे लेती है तो वो आप पुलिस रिमांड पे आपकी स्टेटमेंट को जो है कोर्ट में लागू नहीं किया जाएगा। अगर पुलिस रिमांड पे कोई भी अपराधी है और पुलिस ने कह दिया कि नहीं हमारे सामने इसने कबूल किया है कि चोरी इसी ने की है, वो जाके कोर्ट में मुकर जा रहा है, तो फिर डांट पुलिस को लगनी है, चोर को नहीं लगनी है, क्योंकि स्वयं के विरुद्ध वो कभी गवाही देगा नहीं, दे सकता है अपनी स्वेच्छा से, लेकिन उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 हो गया। अब आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये क्या होता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जो है प्राणों की आजादी होता है, मानसिक आजादी हमको मिलती है, शारीरिक आजादी मिलती है, स्वच्छ जल का अधिकार मिलता है, निष्ठा का अधिकार मिलता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलता है, और राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार। ये सारे जितनी भी अधिकार या जितने भी एक्टिविटी आप लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए चाहिए, जितने भी सोर्सेस, उन सभी का संबंध आर्टिकल 21 से है। या आपको पोषण युक्त आहार की जरूरत हो, या स्वच्छ जल की जरूरत हो, बिजली की जरूरत हो, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, आप इसको साबित करिए कि नहीं हमको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये जरूरी है, तो उसका संबंध आर्टिकल 21 से होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपके अगर एग्जाम में पूछेगा तो यही करके पूछेगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 21 से संबंधित है। इसमें एक अधिकार और आता है विदेश जाने का अधिकार। ये अधिकार पहले था नहीं, लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत सरकार केस में जो है मेनका गांधी को एक बार रोक लिया गया था एयरपोर्ट पे, तो फिर वो चला, विवाद चला तो मेनका गांधी बनाम भारत सरकार बाद के बाद जो है विदेश जाने का अधिकार भी आर्टिकल 21 से इंक्लूड हो गया। अच्छा, एक और आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा दोष है, एक ऐसा अपराध है जिसमें आप अगर सफल हो गए, अपराध करने में सफल हो गए, तब तो आपको कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अपराध करने में अगर असफल हुए तब आपको 1 साल की सजा होगी। ये अपराध कौन सा है आप लोग बताइएगा? ऐसा कौन सा अपराध है जिसको कर देने से हमको कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर असफल हो गए तो अंजाम नहीं दे पाए तो 1 साल की सजा होती है? अगर हम चोरी करने गए, चोरी करने का प्रयास किए, चोरी नहीं कर पाए, तब तो हमको कोई सजा नहीं होगी, लेकिन चोरी करने का प्रयास किए, अगर चोरी कर लिए तो सजा मिलेगी। लेकिन ऐसा कौन सा अपराध है जो करने के प्रयास मात्र से ही हमको सजा मिलती है, करने के बाद नहीं मिलती है? तो ऐसा अपराध है वो आत्महत्या है। आत्महत्या, ये क्वेश्चन एलएलबी में अक्सर पूछ लिया जाता है, क्योंकि एलएलबी में थोड़ा बहुत ग्लिम्स आ जाता है आईपीसी का, और ये सजा जो दी जाती है 1 साल की, आईपीसी के सेक्शन 309 के थ्रू दी जाती है। आईपीसी के सेक्शन 309 के थ्रू ये सजा दी जाती है कि अगर आप आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको 1 साल की सजा सुनाई जाएगी। आत्महत्या ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। अब देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 हो गया, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 ये कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध, ये देखेंगे थोड़ा 2 शब्द आए हैं। गिरफ्तारी तो समझ में आ रही होगी, लेकिन निरोध नहीं आ रहा होगा। निरोध मतलब ये होता है किसी चीज को रोकना। निरोध मतलब यही होता है किसी चीज को रोकना। तो गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में बात है,
तो ये देखेंगे गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है, एक तो निरोधक होती है और एक दंडात्मक होती है। गिरफ्तारी कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में आर्टिकल 22 है। तो निरोधक क्या होता है कि जैसे आप ये सूचना मिली पुलिस को क्राइम होने वाला है और फला आदमी क्राइम करने वाला है, फला आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया कि हाँ इसी ने साजिश रचा है कि फले जगह पे बमबारी होगी, तो पुलिस ने उसको पहले से हिरासत में ले लिया अपराध को रोकने के लिए। इसको निरोधक कहते हैं। हमने कोई अपराध किया, पुलिस हमको गिरफ्तार की, तो फिर पुलिस गिरफ्तार करने के बाद सजा सुनवाएगी, ये होता है दंडात्मक गिरफ्तारी। और निरोधक गिरफ्तारी ये होती है कि किसी भी अपराध को रोकने के लिए जब आपको गिरफ्तार किया जाए। दंडात्मक गिरफ्तारी में एक प्रोविजन है कि अगर आपको गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंतर्गत, आपको पकड़ने के 24 घंटे के अंतर्गत आपको जो है मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश किया जाएगा, यानी प्रस्तुत किया जाएगा। आने जाने के टाइम को छोड़ करके, हमारे घर से हमको पुलिस पकड़ी, हमारे घर से मजिस्ट्रेट के सामने तक ले जाने तक का समय छोड़ दें, तो 24 घंटे के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के पास हमको उनके सामने प्रस्तुत करना है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 देते हैं। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? ये कहता है मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम, मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम के संबंध में जो अधिकार ये देता है, कौन देता है? ये देता है हमको आर्टिकल 23। ये क्या कहता है? आर्टिकल 23 ये कहता है इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री व्यापार तथा इससे बेगारी नहीं करवाया जा सकता है। बेगारी मतलब फ्री में जो काम करवाते हैं, ये काम नहीं करवाया जा सकता है। इसका अधिकार हमको आर्टिकल देता है 23। राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है, लेकिन कोई अपने स्वार्थ के लिए आपको बाध्य करके कोई काम करवाए तो ये अधिकार आपको संविधान का अनुच्छेद 23 देता है कि आप उसके ऊपर जो है केस कर सकते हो, कोर्ट में प्रवर्तनीय है ये चीज। अब आर्टिकल 24 देखेंगे। आर्टिकल 24 क्या कहता है? ये कहता है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब बालकों का जो नियोजन है उस पे रोक है। एक तरह से ये है 14 वर्ष के आयु के बालकों से, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में या खानों अथवा किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। 14 वर्ष से कम के बालकों का जो है कारखानों में, खानों में या किसी भी जोखिम भरे काम के लिए नियुक्ति उनका नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 24 ये जो है प्रावधान देता है। आर्टिकल 24 आप जो है किसी भी 14 साल के बच्चे से कम का अगर बच्चा है तो उससे आप कारखाने में काम नहीं करवा सकते हो, किसी खान में नहीं काम करवा सकते हो, या कोई जोखिम भरा काम नहीं करवा सकते हो। आर्टिकल 24 के संबंध में एक नोबेलिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। शांति के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इनका संबंध आर्टिकल 24 से है। हालांकि इनका नाम कभी पूछा नहीं गया है, ना कभी पूछा जाएगा। आप लोगों की जानकारी के लिए कि ये भी कोई थे, सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी। आर्टिकल 24 का संबंध इनसे है। अब आर्टिकल 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है देखेंगे। सारी चीजों को समझते चलेंगे। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में से एक आर्टिकल आप लोगों से पूछ सकता है, वो आर्टिकल है 27 या 28। 25, 26 तो कम ही चांस है कि आप लोगों से पूछे। आर्टिकल 23 और 24 ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 ये 3-4 आर्टिकल आप लोगों के लिए जो है प्रमुख रहने वाले हैं। आर्टिकल 14 तो ऐसे सबको याद होता है, यूजुअली समता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, 24 ये आपके मुख्य होते हैं। उसके बाद से आर्टिकल 32, ये 5 अनुच्छेद अगर कुछ भी ना आप याद कर पाए तो मूल अधिकार से इन 5 अनुच्छेद को जरूर याद कर लें, क्योंकि और आर्टिकल 20 भी एक होता है, आर्टिकल 20 भी होता है। इन 6 अनुच्छेद को आप जरूर याद कर लें, यहां से आपको क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो आर्टिकल 25 ये कहता है कि अंतःकरण यानी आत्मा के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा, आत्मा के आधार पर किसी व्यक्ति द्वारा
धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार प्रसार करने का अधिकार होगा। जैसे हमको अब मन कर रहा है कि हम चलो आज हिंदू हैं, आज हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, उसका आचरण, उसके प्रति जो है आचरण व्यवहार करेंगे, तो हम स्वतंत्र हैं कि आज हम हिंदू बन जाएं। हमको मन किया कि चलो नहीं यार, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, हम बौद्ध धर्म जो है ग्रहण करते हैं, तो 2 दिन बाद 10 दिन बाद हम बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकते हैं। फिर मन किया नहीं बौद्ध नहीं अच्छा है, जैन धर्म बढ़िया है, तो हम जैन बन सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि हमको कोई बाध्य करे। आर्टिकल 25 ये प्रावधान देता है। आर्टिकल 26 ये कहता है कि किसी भी नागरिक को अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं की स्थापना और उसका प्रबंधन करने का अधिकार है। जैसे हम हिंदू हैं, मंदिर बनाना चाहते हैं, तो हमको ये अधिकार है कि हम मंदिर बनाएं। मुस्लिम है कोई, तो उसको अधिकार है कि वो मस्जिद बनाए। बौद्ध है तो बौद्ध मठ बनाने का उनको अधिकार है, कोई रोकेगा नहीं उनको, हालांकि वो अगर दूसरे की स्वतंत्रता को भंग ना करता हो। सबसे पहली बात यही है स्वतंत्रता। मूल अधिकार कहिए कि आप किसी के अधिकारों का भंग न, किसी के अधिकारों को भंग ना करें। विशेष अधिकारों की जो है कमी ही मूल अधिकार कहलाती है, कि विशेष अधिकार आपके पास कोई नहीं रहेंगे, सब एक समान रहेंगे, यही मूल अधिकार है। तो आप किसी भी नागरिक, कोई भी नागरिक को अपने धर्म के संबंधित धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। आर्टिकल 26 ये हमको देता है अधिकार। आर्टिकल 27 ये कहता है धार्मिक संस्थाओं के निर्माण पर किया जाने वाला खर्च टैक्स फ्री होगा। आर्टिकल 27 ये कहता है कि धार्मिक संस्थाओं पर किया जाने वाला खर्च वो टैक्स फ्री होगा, उस पर गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी। और आर्टिकल 28 ये कहता है कि जब तक किसी नागरिक का धर्म इसकी इजाजत ना दे, तब तक उसे किसी दूसरे धर्म की जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 28 कहता है कि जैसे हम अभी ये भारत माता की जय का जो नारा लगता है, इस पे भी कुछ विवाद है। मुस्लिम लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा तो धर्म ही नहीं है, हम लोग तो माता कहते ही नहीं है, ये पूजा वूजा हम लोगों की बस की बात नहीं है, या जो भी है, मतलब इस पे विवाद था भारत माता की जय पर। तो आर्टिकल 28 ये आपको अधिकार देता है कि अगर आपका धर्म आपको ये इजाजत नहीं देता है, तो आपको बाध्य नहीं किया जाएगा किसी दूसरे धर्म के प्रति शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब आर्टिकल 28 के बाद आर्टिकल 29 आता है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का अधिकार जो है आर्टिकल 29 करेगा। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का अधिकार आर्टिकल 29 करेगा। और आर्टिकल 30 ये कहता है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना, उसके प्रबंधक का अल्पसंख्यकों को अधिकार होगा। ये देखिएगा, अल्पसंख्यकों के हित के लिए है ये आर्टिकल 29 और 30, ये अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है भारत में। 6 प्रमुख इसमें 6 है, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी। ये 6 जो है धर्म के लोग अल्पसंख्यक माने जाते हैं हिंदुस्तान में। और आर्टिकल 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का अधिकार किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है शैक्षिक या सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना या उसका प्रबंधन कर सकते हैं। अब आर्टिकल 31 की बारी आती है। आर्टिकल 31 थोड़ा देखेंगे, वहां पे भी हम बताए थे कि ये आर्टिकल 31 गायब कहाँ हो गया, ये किसी अधिकार में तो आया नहीं। तो आर्टिकल 31 जो है, इसको वहां भी बताए थे हम कि ये विधिक अधिकार हो गया है। और आर्टिकल 31 जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, पूछता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 को जो है मूल अधिकार से संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो वो संशोधन था 44वां संविधान संशोधन 1978। और ये 31वां आर्टिकल जो है यहाँ से हटा करके इसको रखा गया आर्टिकल 300A या 301 कह सकते हैं आप, या 300 क कह सकते हैं। इससे आप परेशान ना होइएगा, अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं, ए लिख दिया, कभी क लिख दिया, कभी 1 लिख दिया, कभी रोमन में 1 लिख दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लिखे, बी लिखे, कुछ भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको पढ़ते कहते हैं, जैसे एक होता है कि ये हो गया 19(1)A, ये चीज आता है।
तो यहाँ पे हम जब पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि 300 क्लॉज ए, आर्टिकल 300 क्लॉज ए, और इसको पढ़ते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसको सब क्लॉज पढ़ते हैं। इसको क्लॉज, ये क्लॉज होता है, ये सब क्लॉज होता है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऐसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 300 क्लॉज ए। अब देखेंगे आर्टिकल 32 सबसे प्रमुख अधिकार, इतना मुख्य अधिकार कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कह दिया, संविधान की कुंजी कह दिया इसको। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या होता है? आर्टिकल 32 इसमें 5 तरह की न्यायालय रीट जारी करती है। न्यायालय इसमें 5 तरह की रीट जारी करती है। ये 5 तरह की रीट आप लोग बस ये जानिए कि न्यायालय 5 तरह की रीट जारी करती है, आप लोगों से पूछने वाला है नहीं। और ये जो है आर्टिकल 32 में आप अगर राज्य आपके मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, यदि किसी भी नागरिक का मूल अधिकार राज्य के द्वारा शोषित या प्रभावित किया जाए तो ऐसी दशा में वह पीड़ित 2 जगह अपील कर सकता है। यदि किसी भी नागरिक का मूल अधिकार राज्य के द्वारा शोषित किया जाए तो पीड़ित जो है ऐसी स्थिति में 2 जगह अपील कर सकता है। एक तो सुप्रीम कोर्ट, एससी, शेड्यूल कास्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है एचसी, हाई क्वालिटी, ये हाई कैटेगरी नहीं, हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 के थ्रू हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आर्टिकल 226 के थ्रू जो है हम हाई कोर्ट में जाएंगे अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में। लेकिन ये हमारा मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट में हम अपने मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जाएं, अपील करें, तो ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। हालांकि अपील कर सकते हैं हम, लेकिन ये मूल अधिकार नहीं है। आर्टिकल 32 जो है ये हमारा मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में हम जो है अपील कर सकते हैं अपने मूल अधिकारों का, अगर हनन हमारे हो रहा है तो। उसके बाद से आर्टिकल 32 के तहत 5 तरह के रीट सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 33 क्या कहता है ये थोड़ा देख लीजिए। आर्टिकल 33, 34, 35 ये भी नहीं पूछा जाने वाला है, लेकिन देख लीजिए एक बार। आर्टिकल 33 ये कहता है कि वर्दीधारी जो होते हैं इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे हम वर्दी धारण किए हैं, फौज में है, पुलिस में है, या किसी भी सेक्टर में वर्दी धारण किए हुए हैं, ड्यूटी पे हैं, तो हम कह नहीं हम ड्यूटी पे, हम हमारे मूल अधिकार हमको दिए जाएं। तो ये चीज संभव नहीं ना है कि हम अपने मूल अधिकारों, हम ड्यूटी कर रहे हैं, अब हमको जो है कहीं दंगा हो रहा है, ड्यूटी लगा गई दंगा में, तो हम अपने मूल अधिकारों की मांग करें। अगर छात्र प्रोटेस्ट में है तो हम अपने मूल अधिकारों की मांग करें, नहीं हम छात्रों के साथ में रहेंगे, हम भी धरना देंगे छात्र के साथ बैठ के। तो सरकार आपको धरना हटाने के लिए भेजी या धरना बढ़ाने के लिए? तो इसलिए जो है कुछ स्थितियों में ये वर्दीधारियों का मूल अधिकार जो है, इनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और आर्टिकल 34 ये कहता है, मार्शल लॉ जिसको कहते हैं, आर्टिकल 34 को मार्शल लॉ भी कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, जरूर पूछ लेता है मार्शल लॉ का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो मार्शल लॉ का संबंध आर्टिकल 34 से है। और आर्टिकल 34 ये कहता है कि युद्ध, दंगे या ऐसी विशेष परिस्थितियों में जनता मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकती है। युद्ध, दंगों जैसे विशेष परिस्थितियों में जनता मूल अधिकारों की मांग नहीं कर सकती है, ये आर्टिकल 34 कहता है। और आर्टिकल 35 ये कहता है कि मूल अधिकारों के संबंध में किसी भी प्रकार का कानून बनाने का एकमात्र अधिकार संसद को है। संसद संविधान को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसका मतलब आर्टिकल 35 ये अधिकार देता है संसद को कि आप जो है संविधान को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। ये अधिकार जो है संसद को केवल है और किसी को नहीं। संसद संविधान को प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकता है। अब इसके बाद से आएगा भाग 4।